नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद उपचुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियां करने में जुट गई हैं। बीजेपी ने भी चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए कमर अपनी कस ली है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरह से इलाहाबाद उपचुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी काफ़ी समय से प्रत्याशित चुनाव था, वेट कर रहे थे, कोरोना के कारण से डिले कर रहा था चुनाव आयोग। अब एक तिथि घोषित हो गई है 30 अक्टूबर की, तो गठबंधन चुनाव लड़ेगा बीजेपी का। और बहुत पहले से ही जो है, पहले एक बार में ऐसा माहौल बना था कि शायद 2 चुनाव होंगे। कालका का भी एक विषय उसी समय आया था, लेकिन वो कालका वाले विषय में अब वो उनकी सदस्यता बहाल हो गई, तो अब इलाहाबाद चुनाव है और उसकी पूरी तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी जो है और जेजेपी मुझे मिलकर लड़ेंगे और पूरी तरह से तैयार है। गठबंधन के नाते जब बैठेंगे, निशांत सिंह जी और हम बैठेंगे और डिप्टी सीएम और सीएम बैठेंगे, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर इस बात का फैसला करेंगे कि गठबंधन में अभी इस बात का निर्णय नहीं हुआ है। आंतरिक चर्चाएं बहुत हुई हैं, जिसको जो निर्णयात्मक चर्चा कहते हैं, उस पर अभी हमको आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से अभय सिंह जी ने चुनाव में जो जाएंगे, वो जिस मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी मुद्दे पर निश्चित रूप से वो अपने चुनाव कैंपेन को उस मुद्दे पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है, वो इस बात पे चुनाव लड़ेगा कि भाई, एक तो जो नैरेटिव गलत सेट किया जा रहा है कि ये कानून कोई किसानों के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसे मिथ्या बात जो है फैलाई गई है। इन कानूनों से अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये कानून ऐच्छिक हैं और किसी पर भी जबरन लागू नहीं है और वैसे भी इन पर स्टे है, तो इस नाते से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना वो कोई विषय नहीं था। दूसरी बात जो मोटे तौर पर यह है कि भाई, हमने काम भी सब इलाकों में अच्छा किया है, तो उस नाते से सरकार में है 2 साल से, दूसरी टर्म में, तो हम इस बात से भी कि सरकार अच्छा काम कर रही है लगातार और भी बेहतरी से साथ काम करेगी। सरकार ने हर चीज़ों में अच्छा काम किया, तो निश्चित रूप से मैं जो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का चुनाव अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर और गलत नैरेटिव को ये बताने पर जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जब जिस मुद्दे पर इस्तीफा हुआ है, वो मुद्दे हमेशा जीवंत रहते हैं, तो वो भी चर्चा में रहेंगे। लेकिन मैं इसको चुनौती के रूप में जब देखता हूँ, तो ये चुनौती तो अभय सिंह जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने जिस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, उस मुद्दे पर लौट के आना उनके लिए एक चैलेंज है। हमारे लिए तो ये एक हम आगे बढ़ पाते हैं तो एक अवसर की तरह से है, और अगर अवसर में को हम उपलब्धि में बदल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए होगी। उनके लिए जरूर चैलेंज है कि वो एक मुद्दे पर गए हैं और उस मुद्दे पर रिपीट होके आना, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक इस प्रकार का वो चुनौती होगी। और जहाँ तक वहीं इलाहाबाद उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जसपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अभी तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, जल्द ही जसपा और भाजपा के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा करेंगे। और वहीं अभय चौटाला ने इलाहाबाद की जनता से वोट न मांगने और जीत के दावे के बयान पर पलटवार करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि अगर उनको इतना गुमान है तो वोट मांगने न जाएं। दिन से कहा है कि हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज चुनाव घोषित हुआ है और बहुत जल्दी बैठ कर के इस पर रणनीति तैयार करेंगे। कारण तो प्रदेश की मतदाताओं के हाथ में है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता फैसला करेंगे। चुनाव घोषित हुआ है और अगर इनको इतना गुमान है तो वो फील्ड में आप देख लेना, फिर वो वोट मांगने जाएंगे, एक दरवाजे पे नाक रगड़ेंगे, एक नहीं रगड़ेंगे, एक मतदाता से संपर्क करेंगे, एक नहीं करेंगे। अगर इतना गुमान है तो फिर इस तरह की बात करते ही क्यों? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि इलाहाबाद में उपचुनाव नहीं होना चाहिए था, वहां की जनता ने प्रतिनिधि चुन लिया था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं सैलजा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जबरदस्त जीत होगी और पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे जोर से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। शीघ्र ही हम अपने कैंडिडेट का फैसला करेंगे, हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद शीघ्र हमारे कैंडिडेट का चयन। नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोदर के खिलाफ पूजम गांव के लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब गांव में प्रस्तावित कचरा शेड बनाने का ग्रामीणों को पता चला। सुबह विधायक धर्मपाल गोदर के खिलाफ पूजम
खजामदा और रायपुर, रोडान, मनक, माजरा, सीधपुर गांव के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने गांव में कचरा प्लांट नहीं बनाने की मांग करते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। सभी ग्रामीण एकजुट होकर बनने वाले कचरा प्लांट निर्माण को रद्द करने संबंधित मांग पत्र डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सौंपेंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजम गांव की पंचायती जमीन पर विधायक धर्मपाल गोंदर द्वारा नीलोखेड़ी का कचरा प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। बीते दिनों कई अधिकारी मौके की जमीन देखने भी आए थे। बिना सूचना दिए ग्राम सभा जमीन पर कचरा प्लांट बनाने पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 पहले भी यहां पर कचरा प्लांट बनाने की कोशिशें हुई थी, उस समय भी लगातार विरोध किया गया। हम विधायक से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो जमीन है वहाँ कचरा नीलोखेड़ी का कचरा का शेड बनवाने लग रहा है, और ये कचरा क्यों बनवाने लग रहा है जी? ये बीमारी का घर है, और वहाँ पर 150-200 प्लाट कटे हुए हैं। कॉलोनी बनेगी, गांधी निर्माण योजना की वो बनेगी, वहाँ कॉलोनी बनेगी। क्यों कर तो ये किसी ने ग्राम पंचायत से पूछ के बनाया, विधायक ने किसी से पूछा गांव वालों ने। लेकिन हम वीडियो की भी दरखास्त देंगे और सीएनडो में भी सारे में दरखास्त देंगे, वीडियो को भी और धर्मपाल गोंदर की भी। कैसे बनवा रहे हैं? किसी गांव वाले से नहीं। ये हम बिल्कुल भी ये कचरे का ये साइड नहीं बनने देंगे। सारे गाँव वासियों का एक का है, हमारा एक साइड बिल्कुल नहीं बनने देंगे। ये गंदगी का हमारे गाँव में बच्चे बीमार होते हैं, पहले भी गंदगी बहुत है हमारे गाँव में। कौन सा साइड बनवाया धर्मपाल ने हमारे गांव में? क्या बनवाया उसने? सयारी जी, हमारे गांव की जमीन धर्मपाल गोंदर ने और वीडियो साहब ने मिलके और कचरे के लिए, शहर के कचरे के लिए दे दी गई। इससे हमारे गांव में बीमारी, खजामदे में बीमारी, रायपुर में बीमारी फैलेगी। इससे हम डंगर चगाने जाते हैं, वहाँ पॉलीथीन खाएंगे, पेट में जाएंगे तो हमारे डंगर बीमार होंगे। ये गौ चरांद कैसे दे दिया धर्मपाल ने? अगर हमारा कोर्ट में भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। धर्मपाल एमएलए को क्या अथॉरिटी है कि पूजम गांव की जमीन किसी पंचायत मेंबर को नहीं पूछा, किसी सरपंच को नहीं पूछा, किसी गांव वाले को नहीं पूछा, और जमीन दे उठा के दे दिए कचरे के लिए। तो वहीं सोनीपत में बेमौसम बारिश ने किसानों की खेती का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है। जहां पर सोनीपत के महलाना गांव में 70 हेक्टेयर में उगाई गई कपास की फसल जलभराव होने के पानी की भेंट चढ़ गई। किसानों ने अपने खेतों में इकट्ठा होकर पारदर्शिता के साथ गिरदावरी की मांग की और प्रति किलो के रूप में 40,000 रुपए की मांग कर रही हैं। और कपास की फसल में 2 फुट तक पानी भर जाने के कारण फसलों को 100% नुकसान हो गया है। जिले के अलग अलग क्षेत्र में किसानों की अलग अलग अपनी फसल पानी में डूब जाने के कारण खराब हो गई है। जहां पर महलाना गांव के किसानों ने अपने खेतों में इकट्ठा होकर गिरदावरी करवाया, मुआवजा की मांग की और गांव के करीब 25 से ज़्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। मेरा पानी मेरी विरासत को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों ने धान की फसल छोड़कर कपास की फसल को उगाना शुरू किया था। लेकिन इस बार प्राकृतिक आपदा के रूप में बसने वाली बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया और जहां किसान एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, वहां पर इससे उलट देखने को मिला। वो बिल्कुल तरह ही पूरे गांव की खराब हो गई है, ख़त्म हो गई है पूरी तरह। 100% नुकसान है सभी का। और हमारे गांव के 25-30 किसानों ने ये फसल लगाई थी और लगभग 70-80 किलो के आसपास ये फसल हमारी ख़राब हो चुकी है। और इसके लिए हम बुधवार को सुबह 11 बजे हम डीसी ऑफिस में पहुंचेंगे, गांव के कुछ ग्रामीण आदमी, कि हमारी जो है गिरदावरी अच्छी प्रकार से हो और हमें अच्छी प्रकार से मुआवजा मिले। और इस मुआवजे मिलने में काफ़ी धांधलीबाजी मिलती है कि किस किसान का है और किसका नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है इसका जायज़ा हो और डीसी साहब को भी इसके लिए बोलेंगे और हमारी पूरी मांगों का जो है ध्यान रखा जाए। कपास की फसल लगा रखी है सरकार की तरफ, तो मेरा पानी मेरा विरासत के उस तय हमने कपास की फसल उगाई थी, जो कि आपदा के कारण कति बिल्कुल ख़राब होगी। तो जी हमने प्रशासन से मांग करेंगे अगर इसके बजाय हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया है और हमारी ये गिरदावरी करवाया जाए और हम ज़्यादा इसके लिए सहयोग करेंगे प्रशासन का भी। और तो जी हमारे को पूरा हो दिया। तो वहीं भिवानी में बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुई झील से अब बच्चों के खेलने के लिए लगाए झूले पानी में डूब गए हैं। साथ ही जलभराव से हरियाली
भी पानी की वजह से चौपट हो गई है। लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या को लेकर विधायक से लेकर संबंधित अधिकारियों तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जलभराव की वजह से लोगों का सैर सपाटा भी बंद हो चुका है। के खाकी बाबा मंदिर के पास तालाब को तब्दील करके बनाई गई झील इन दिनों लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। 4 दिन पहले हुई बारिश का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से अब कहीं न कहीं झील का पानी इलाके में फैल गया है, जिस कारण न केवल आसपास विकसित किया गया पार्क, बल्कि पार्क में बनाया गया भ्रमण स्थल भी पूरी तरह से लबालब देखे जा रहे हैं। और इस कारण से न केवल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बीमारियों का अंदेशा भी बना हुआ है। कॉलोनी वासियों की बात करें तो उनका कहना है कि न केवल प्रशासनिक अमले को बल्कि स्थानीय विधायक को भी इस पूरे मामले बारे अवगत करवाए जाने के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से नगर परिषद के द्वारा खाकी बाबा मंदिर के पास तालाब को झील में तब्दील किया गया था। हालांकि पैसे इस पर ज़रूर खर्च किए गए थे, लेकिन रखरखाव कोई नहीं कर पा रहा है और इस वजह से कहीं न कहीं ये झील अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब ज़्यादा बनती जा रही है। बहरहाल लोगों ने मांग की है कि न केवल इस झील का रखरखाव किया जाए, बल्कि पानी की समुचित निकासी का प्रबंध भी किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी मौके पर सीआरपीएफ देश के अलग अलग हिस्सों में साइकिल रैली निकाल रही है, जो कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। साइकिल रैली को 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया था, वो अम्बाला पहुंची। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ ग्रुप ने रैली का स्वागत किया और अभिनंदन किया। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में 7 रुपये प्रति क्विंटल कटौती से मजदूर इस कदर बिफरे हैं कि मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उन्हें जब तक मजदूरी के पूरे रेट नहीं मिलेंगे तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। फिलहाल धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और अगर 1 अक्टूबर तक इन पल्लेदारों और श्रमिकों की मांग को नहीं माना गया तो सबकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मजदूर एसोसिएशन के प्रधान कपिलेश्वर कुमार ने कहा कि 7 रुपये प्रति क्विंटल कटौती करना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मजदूरी 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़नी चाहिए। भूपेश्वर ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी मजदूरी में कटौती कर दी गई है, जिससे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं तिलकराज ने भी कहा कि घटे हुए रेट वापस होने चाहिए। तो वहीं चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी न होने से नाराज कर्मचारियों ने एक्शन किया और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का ये घोटाला हुआ है। करीब 1 सप्ताह पहले जन स्वास्थ्य महकमे में करोड़ों के गबन का मामला आने के बाद चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता कार्रवाई ना किए जाने से क्षुब्ध कर्मचारियों ने आज ना केवल रोष जताया बल्कि अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इस मामले में आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य महकमे में क्लर्क के द्वारा फर्जी बिल तैयार कर न केवल कर्मचारियों के छुट्टियों के पैसे बल्कि अन्य राशि भी निकलवाई गई थी। करोड़ों का गबन इस पूरे मामले में किया गया था। जब इस बात की भनक रिटायर्ड कर्मचारियों व दूसरे कर्मचारियों को लगी थी तो सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त पुलिस प्रशासन व संबंधित महकमे के अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और इस कारण आज कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और भी तेज आंदोलन किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। बहरहाल जांच का विषय है कि आखिर करोड़ों का गबन होने के बावजूद अभी तक पुलिस प्रशासन पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं पानीपत जिले से अपहरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर महज 600 रुपए के लिए एक 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ने 600 रुपए न चुकाने पर मजदूर के बेटे को
अगवा कर लिया। मासूम के पिता ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार से 1200 रुपये उधार लिए थे और मजहर आलम ने बताया कि पति पत्नी सोमवार को दोनों बेटों को घर पर अकेले छोड़कर दिहाड़ी पर गए थे और तब ठेकेदार महेश कुमार उनके 4 साल के बेटे शाहिद आलम को उठाकर ले गया और मकान मालिक ने उन्हें फोन करके बेटे को उठा ले जाने की बात बताई। वहीं बच्चे के पिता ने बच्चे के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए बच्चे को बरामद कर लिया गया है और ठेकेदार महेश के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि मामले की आगामी जांच की जा रही है। फतेहाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। फतेहाबाद में बीते एक सप्ताह से दर्जन भर गाड़ियों को निशाना बनाया जा चुका है। घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और बनाकर उनके शीशे तोड़े गए। आपको बता दें कि ताजा मामला फतेहाबाद के डीएसपी रोड पर और हुड्डा सेक्टर में सामने आया। हुड्डा सेक्टर में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी तोड़ते युवक नजर आ रहे हैं और घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है। 4 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और एक युवक नीचे उतरकर गाड़ी के शीशे तोड़ता है और उसके बाद चारों युवक मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं। इसको लेकर गाड़ी के मालिक विवेक विश्नोई द्वारा पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है। तो वहीं कैथल में लगातार अवैध निर्माण के मामले बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन एक्शन मोड में अब आ चुका है। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। इस बात को लेकर आज जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया है। बता दें कि पिछले काफी समय से जिला कैथल में अवैध कॉलोनियों और अवैध कब्जे की शिकायत आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कैथल ने आज कैथल के सेक्टर 18 में हुड्डा विभाग द्वारा 2 जगह से अवैध कब्जे हटवाए हैं, जिसमें कब्जाधारी ने मकान बनवाए हुए थे और मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए ड्यूटी में स्टेट व भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और हुड्डा विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय से इन कब्जाधारियों द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसकी अक्सर काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज विभाग ने अवैध कब्जों को हटाया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।